स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो लेसन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हवाले से, इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ कौन से दिए गए हैं और उसके बाद शॉर्ट कौन से प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को डिफ़ाइन आउट कराना है। अ बॉडी इज़ बैलेंस इफ़ सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। बॉडी उस वक्त बैलेंस कंडीशन के अंदर होती है जब हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज की बात है। अब इसके अंदर हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, इसको भी हम लोगों ने क्लियर आउट करना है। तो हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? अ फोर्स दैट टर्न द स्पैनर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरली यूज्ड टू टाइटन द नट। तो इसके अंदर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाता है। अब यहाँ से एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्लॉकवाइज के अंदर इसको क्या किया जाता है, टाइटन किया जाता है नट को। सिमिलरली क्या ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका कंसेप्ट भी आप लोगों ने क्लियर करना है। इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज, जब हम लोग नट को लूज़ करते हैं, जो फोर्स अप्लाइड की जाती है, इसके अंदर हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता है, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। इसी तरह से क्या आया इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए हम लोगों ने क्लियर करना है। तो हम लोग क्लॉकवाइज का रिज़ल्ट नेगेटिव में लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव लिया जाता है। अब इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस, इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकते हैं, ऐसे एज अ लॉन्ग भी अगर पूछे तो भी हमें आइडिया होना चाहिए। सेंटर ऑफ mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without any rotation। ये एक ऐसा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मैस, ये विदाउट एनी रोटेशन बॉडी को क्या किया जा सकता है, मूव कराया जा सकता है। अब जैसे कि हमारे पास इसका मिड पॉइंट है, यहाँ के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी विदाउट एनी रोटेशन मूव करेगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके एबव पोर्शन के ऊपर फोर्स लगाते हैं तब भी ये रोटेट करता है, इसी तरह से बिलो लगाते हैं तब भी ये क्या करता है, रोटेट करता है। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो मिड पॉइंट, ओ पॉइंट के ऊपर है, यहाँ के ऊपर आप अगर फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा विदाउट एनी रोटेशन। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। इसको एज ए शॉर्ट करना है। फिर इससे रिलेटेड हमसे एमसीक्यूज़ पूछते हैं कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ के ऊपर मौजूद हो सकता है। अब जैसा कि सेंटर ऑफ मैस ऑफ द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम देयर ज्योमेट्री। ये बात एमसीक्यूज़ के अंदर हम लोग से पूछते हैं। अब फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ये कहाँ के ऊपर मौजूद होगा, वेयर इट बैलेंस, ये जहाँ के ऊपर खुद को बैलेंस करेगा वहाँ के ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद होएगा। सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर की बात करते हैं या रेक्टेंगुलर शीट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स की बात करते हैं। और उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म डिस्क का, ये कहाँ के ऊपर मौजूद होएगा, स्फीयर के उसके सेंटर के ऊपर ये मौजूद होता है। और इसके साथ ही अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जाए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट के बारे में, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस, लाइक एस डायग्राम्स के अंदर भी हमारे पास पॉइंटेड है रेक्टेंगुलर शीट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। हमारे पास कोई स्फीयर है या स्फेरिकल फॉर्म के अंदर कोई डिस्क है या सिलेंडर है, इनके सेंटर के ऊपर मौजूद होता है। इसी तरह से अगर रेक्टेंगुलर शीट है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस की बात कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट, इधर से मिड पॉइंट, इधर से मिड पॉइंट, जब यहाँ से लाइन हम लोग ड्रॉ कराते हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ के ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद होता है। इसी तरह से हमारे पास कपल का कंसेप्ट, इसको एज अ लॉन्ग भी कंसर्न किया जा सकता है। कपल इज़ फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या आया इसमें लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ये क्वेश्चन हम लोग से कंसर्न कर सकते हैं, तो इसको क्लियर आउट करना है।
और इसको लॉन्ग भी आप लोगों ने कंसर्न करना है। और इसके साथ ही इसका जो यूनिट है हमारे पास, जो टॉर्क ड्यू टू कपल जनरेट होता है, टॉर्क का जो यूनिट था वो हमारे पास न्यूटन मीटर था। या दूसरी यूनिट भी आप लोगों ने कैलकुलेट कराई हुई है पहले लेक्चर के अंदर। न्यूटन की वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हम लोग पुट करते हैं, उधर से हमारे पास इसकी यूनिट भी आ जाती है। इसके साथ हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन कराना है और इसके साथ साइड के अंदर साइक्लेस्ट के बारे में पूछा गया है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? साइक्लेस्ट हमारे पास किसके असूलों के ऊपर वर्क कर सकता है? अब इसके अंदर देखते हैं, दरअसल में क्या है भाई, ये फॉर्म होता है ड्यू टू द कपल के असूलों के ऊपर ये क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। तो इसको प्रॉपरली आप लोग स्टेट करते हैं। और जो ही ये वर्क करता है बाईसाइकिल, हम पैडल यूज़ करते हैं तो इसके अंदर दोनों हमारे पास कपल जनरेट होता है। इक्वल एंड अपोजिट की बात करते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का हवाला देते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा सकता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द बाईसाइकिल, ये क्या हो सकता है, इसको क्लियर करना है। उसके बाद हमारे पास इसकी कंडीशंस कितनी हैं? 2 कंडीशंस हैं। ये बात एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन का फार्मूला हमारे पास क्या है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है। ये फर्स्ट कंडीशन के हवाले से आप लोगों को ज़रा क्लियर करना होगा। और सेकंड कंडीशन का फार्मूला क्या है, समेशन टा इज़ इक्वल टू 0। और हम जानते हैं फर्स्ट कंडीशन के होते हुए हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है ये कम्प्लीटली इंश्योर नहीं करती कि बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है या नहीं है। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है सेकंड कंडीशन का हम लोग कंसेप्ट लेते हैं। और इसके साथ ही फिर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आती हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम? 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल अनस्टेबल इनको डिफ़ाइन तो कर लेते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हम लोग से कंसर्न करते हैं वो एमसीक्यूज़ ज़रा क्लियर करेंगे। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। लेकिन एमसीक्यूज़ पॉइंट के अंदर क्या कहते हैं भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसका लोएस्ट पोजीशन के ऊपर होता है। लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, और राइज हो जाता है। और इसके साथ ही हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आप क्या चीज़ पॉइंट करते हैं, बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट। अब इसके अंदर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ के ऊपर मौजूद होता है वो हम लोग जानते हैं। वहाँ पे अगर लोएस्ट पोजीशन पे था, यहाँ के ऊपर हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर मौजूद होता है। और फिर जब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो इसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, अ बॉडी रिमेन इट्स न्यू पोजीशन आफ्टर अ डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन की बात करते हैं। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब जैसे कि ये बॉल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इसकी पोजीशन तो चेंज हो जाती है लेकिन स्टेट इसकी वही रहती है। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या रहता है, अपनी बुलंदी बरकरार रखता है। सो इसके अंदर आप बात करते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा रिमेन इट्स हाइट या सेम हाइट।